हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। ये क्लास रेलवे हो रेलवे में होने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई। मतलब रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं कौन कौन सा? वॉरियर्ड्स, प्रियॉन, वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट है वॉरियर्ड्स। सर्वप्रथम वॉरियर्ड्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायर ने किया था। सर्वप्रथम वॉरियर्ड्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। सर्वप्रथम वायरॉयड्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। वॉरियर्ड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। वॉरियर्ड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वॉरियर्ड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वॉरियर्ड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वॉरियर्ड्स में न्यूक्लिक अम्ल वॉरियर्ड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वॉरियर्ड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वॉरियर्ड्स विषाणुओं से काफी छोटे होते हैं। वॉरियर्ड्स विषाणु से काफी छोटे होते हैं। वॉरियर्स विषाणु से काफी छोटे होते हैं। वॉरियर्स विषाणुओं के 1000वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, वॉरियर्स जो होता है वो विषाणु के 1000 भाग के बराबर होता है। वॉरियर्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है। वॉरियर्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है। वॉरियर्स पौधों में कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वॉरियर्स पौधे में कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं, जैसे आलू का स्पिंडल ट्यूबर रोग, नारियल का कंडार रोग, नींबू का एक्सोकॉर्टिक्स रोग। ये सब वॉरियर्स पौधे में रोग फैलाते हैं। वॉरियर्स केवल पौधे में पाए जाते हैं। वॉरियर्स किस में पाए जाते हैं? केवल पौधे में पाए जाते हैं। प्रियॉन प्रियॉन एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव जो केवल प्रोटीन का बना होता है। प्रियॉन एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं जो केवल प्रोटीन का बना होता है। प्रियॉन के एकल प्रोटीन अणु का व्यास
मात्र 4 से 5 नैनोमीटर होता है। प्रियॉन का एकल प्रोटीन का व्यास एकल एकल प्रोटीन अणु का व्यास 4 से 5 नैनोमीटर होता है। सबसे संक्रामक प्रियॉन कणों का आकार लगभग 15 से 27 नैनोमीटर के आसपास होता है। सबसे संक्रामक प्रियॉन कणों का जो आकार होता है वो लगभग 17 से 27 नैनोमीटर के आसपास होता है। प्रियॉन का निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन का निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकोब रोग होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट यानी याकोब रोग होता है। क्रियोट सल्फेट रोग में यानी याकोब रोग में मनुष्य के यादाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है। क्रियोट सल्फेट यानी याकोब रोग में मनुष्य की यादाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है। विषाणु वायरस। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइवेनोस्की ने किया था। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइबेनोस्की ने किया था। आइबेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस रखा था। आइवेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएम भी रखा था। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु के वायरस का न्यूक्लिक एसिड डीएनए के रूप में होता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु डंडाकार छड़ के समान भी होते हैं। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु दंडाकार छड़ के समान भी होता है। विषाणु पादप वायरस पौधों के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। पादप वायरस पौधों के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं।
जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, चेचक, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस, खसरा। तो ये सब रोग मनुष्य में वायरस के कारण ही होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिक का एक मत नहीं है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक विषाणु को सजीव मानते हैं तथा कुछ निर्जीव। कुछ जीव वैज्ञानिक विषाणु को सजीव मानते हैं तथा कुछ निर्जीव मानते हैं। विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। पहला है, वायरस में श्वसन नहीं होता है। विषाणु के को निम्न किस आधार पर निर्जीव माना जाता है कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं नहीं होती है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं नहीं होती है। वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सभी के आधार पर विषाणु को निर्जीव माना जाता है। पहला, श्वास नहीं लेता है। दूसरा, जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है। तीसरा, वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। चौथा, वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। वायरस जनन करता है, यानी कि वायरस जो होता है वो जनन करता है, तो इस आधार पर वायरस को सजीव माना जा सकता है। भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है। वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है। वायरस द्वारा पौधों में होने वाला प्रमुख रोग: तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाला मोज़ेक रोग। तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाला मोज़ेक रोग वायरस के कारण ही होता है। आलू का लीफ रोल, आलू का लीफ रोल जो रोग होता है वो वायरस के कारण ही होता है। भिंडी का पित्त सीरा मोज़ेक, भिंडी का पित्त सीरा मोज़ेक वायरस के कारण ही होने वाला रोग है। टमाटर का लीफ कर्ल, टमाटर का लीफ कर्ल वाला रोग पौधे में होता है जो कि वायरस के कारण ही होता है। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाला प्रमुख रोग: इन्फ्लुएंजा या फ्लू, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस। तो ये सब रोग हैं वायरस के कारण मनुष्य में होने वाला रोग है। कौन कौन सा? इन्फ्लुएंजा या फ्लू, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा या फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है।
जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींकों के साथ फैलता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। विषाणु इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग के फ्लू रोग के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में लेने से कुछ राहत मिलता है। इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग में संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन के बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग से संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। पोलियो पोलियो या पॉली पॉलीमेलाइटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो या पॉलीमेलाइटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध या पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। पोलियो वायरस पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए पोलियो वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। आहार नाल से होते हुए पोलियो वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और ये कार्य करना बंद कर देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देते हैं। पोलियो या पोलीमेलाइटिस रोग बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावी है, खास करके 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र तक। पोलियो या पोलीमेलाइटिस रोग बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावी है, खास करके 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र तक के बच्चों के लिए। पोलियो या पोलीमेलाइटिस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। पोलियो या पोलीमेलाइटिस रोग से बचाव हेतु
पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम किया जा सकता है। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी थेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम किया जा सकता है। खसरा। खसरा मोबौली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। खसरा मोबौली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। मोबौली विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। मोबौली विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। खसरा संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आंख से पानी बहता है, बुखार होता है तथा 3 से 4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। खसरा संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आंख से पानी बहता है, बुखार होता है तथा 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाता है। खसरा रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। खसरा रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। चेचक स्मॉल पॉक्स। चेचक वेरियोला विषाणु के कारण होता है। चेचक वेरियोला विषाणु के कारण होता है। चेचक बहुत ही संक्रामक रोग है। चेचक बहुत ही संक्रामक रोग है। चेचक के विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। चेचक के विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। चेचक संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और फिर उसे 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। चेचक संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और उसे 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। चेचक रोग का टीका उपलब्ध है। चेचक रोग का टीका उपलब्ध है। छोटी माता चिकन पॉक्स। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स रोग वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स रोग जो है वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। छोटी माता संक्रामक रोग है परंतु चेचक से कम। छोटी माता भी संक्रामक रोग है परंतु चेचक से ये कम संक्रामक होते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोड़ों पर दर्द होते रहता है। छोटी माता छोटी माता चिकन पॉक्स रोग में रोगी के शरीर के रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोड़ों पर दर्द होते रहता है। छोटी माता चिकन पॉक्स रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। छोटी माता चिकन पॉक्स रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। छोटी माता चिकन पॉक्स से संक्रमित रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वतः ठीक हो जाता है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने छोटी माता या चिकन पॉक्स से संक्रमित रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से
स्वतः ठीक हो जाता है। रेबीज। रेबीज रोग रेबडी वायरस के कारण होता है। रेबीज रोग रेबडी वायरस के कारण होता है। रेबडी वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था। रेबडी रेबडी वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था। रेबीज रोग के टीके का विकास फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने ही किया। रेबीज के रेबीज रोग के टीके का विकास फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने ही किया था। रेबडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। रेबडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। रेबीज रोग को रेबीज रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोगी पागल के तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज रोगी के प्रारंभिक लक्षण हैं सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोगी पागल के तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज में संक्रमित व्यक्ति को गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे व्यक्ति पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही काफी डरने लगता है। इस कारण रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही रोगी काफी डरने लगता है। इस कारण इस रोग को यानी रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो उसका कोई उपचार नहीं है। रेबीज से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो उसका कोई उपचार नहीं है। पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होते हैं। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होते हैं। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए हो तो वे कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है। क्या हो जाता है? रेबीज से संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाते हैं और व्यक्ति को काटने दौड़ता है। रेबीज से संक्रमित कुत्ता सुस्त या मीन होकर एकांत स्थान पर पड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित था। रोगों से संबंधित टेस्ट जैसे एड्स के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिजा टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट कराया जाता है। टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट।
हेपेटाइटिस। यकृत में वायरस के संक्रमण से हेपेटाइटिस रोग होता है। यकृत में वायरस के संक्रमण से हेपेटाइटिस रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी हेपेटाइटिस बीमारी होती है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी हेपेटाइटिस बीमारी होता है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस टाइप ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस टाइप ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस टाइप बी रुधिर, लार आदि के संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस टाइप बी रुधिर, लार आदि के संक्रमण से होता है। हेपेटाइटिस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। हेपेटाइटिस रोग का टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस रोग का टीका उपलब्ध है। बैक्टीरियोफेज वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज ट्वार्ट 1915 और डी हेरेल 1917 में किया था। बैक्टीरियोफेज का खोज ट्वार्ट 1915 में तथा डी हेरेल ने 1917 में किया था। बैक्टीरियोफेज विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज विषाणु प्रोटीन तथा डीएनए के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होती है। बैक्टीरियोफेज विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है। बैक्टीरियोफेज उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। बैक्टीरियोफेज उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज पानी को सड़ने वाले जीवाणु बैक्टीरियोफेज पानी को सड़ाने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण है गंगा जल काफी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज पानी को सड़ने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण है गंगा जल काफी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है।
बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। बैक्टीरिया जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने इसका नाम एनिमैकुली एनिमलकुली रखा था। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने इसका नाम एनिमलक्यूली रखा था। एहरन वर्ग द्वारा जीवाणु नाम दिया गया। एहरन वर्ग द्वारा क्या नाम दिया गया? जीवाणु नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पास्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। सर्वप्रथम लुई पास्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। गोलाकार, घनाभाकार, घन आकार, छड़ आकार, सर्पिलाकार, कौमा आकार। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। गोलाकार का, घन आकार का, छड़ आकार का, सर्पिल आकार का, कौमा आकार का। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। गोलाकार, गोल आकार के जीवाणु को कोकाई कहते हैं। गोलाकार के जीवाणु को कोकाई कहते हैं। घन आकार के गोल जीवाणु को सार्सिना कहते हैं। घन आकार के गोल जीवाणु को सार्सिना कहते हैं। छड़ आकार के जीवाणु को वैसिलस कहते हैं। छड़ आकार के जीवाणु को वैसिलस कहते हैं। सर्पिल आकार जीवाणु को स्पाइरिल कहते हैं। सर्पिल आकार जीवाणु को स्पाइरिल कहते हैं।
कौमा आकार जीवाणु को वाइब्रियो कहते हैं। कौमा आकार जीवाणु को वाइब्रियो कहते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाला आर्थिक लाभ। जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र के में अपघटन का कार्य करते हैं। जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का कार्य करते हैं। जीवाणु मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। जीवाणु मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोरास्ट्रीडियम, राइजोबियम पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा यह जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, जो खेती के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोरास्ट्रीडियम, राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे में पाया जाता है, पौधों के जो जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, जो खेती के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक है। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक हैं। ई कोलाई जीवाणु भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। ई कोलाई जीवाणु भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमन्थी जीव जुगाली करने वाला जीव के आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैसिलस सबटिलस बैक्टीरिया होता है। रोमन्थी जीव जुगाली करने वाला जीव के आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैसिलस सबटिलस बैक्टीरिया होता है। रोमन्थी जीव यानी जुगाली करने वाला जीव द्वारा खाए गए घास के सेल्यूलोज को केवल रोमन्थी जीव के आमाशय में मौजूद बैसिलस सेप्टिलस जीवाणु ही पचा सकते हैं। रोमन्थी जीव द्वारा खाए गए घास के सेल्यूलोज को केवल रोमन्थी जीव के आमाशय में मौजूद बैसिलस सेप्टिलस जीवाणु ही पचा सकते हैं। दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु ही करते हैं। दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु ही करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे दही बनता है। दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे दही बनता है। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है। इस क्रिया को
राइपेनिंग कहते हैं। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंध लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद और सुगंध पैदा करने के लिए बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिकन्स नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद और सुगंध पैदा करने के लिए बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिकन्स नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तंबाकू के पत्तों में सुगंध और कड़वाहट कम करने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। तंबाकू के पत्तों में सुगंध और कड़वाहट कम करने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। चाय के प्रसंस्करण में माइक्रोकोकस माइकोइड्स नामक जीवाणु का मुख्य योगदान होता है। चाय के प्रसंस्करण में माइक्रोकोकस माइकोइड्स नामक जीवाणु का मुख्य योगदान होता है। माइक्रोकोकस माइकोइड्स नामक जीवाणु पत्तियों में किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से चाय का विशिष्ट स्वाद एवं रंग विकसित करने में मदद करता है। माइक्रोकोकस माइकोइड्स नामक जीवाणु पत्तियों में किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से चाय का विशिष्ट स्वाद और रंग विकसित करने में मदद करता है। जूट, सन या अलसी के रेशों को तने से अलग करने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। जूट, सन या अलसी के रेशों को तने से अलग करने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। जूट के रेशों को अलग करने में मुख्य रूप से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और स्यूडोमोनास जैसे एनाबोरिक जीवाणु काम करते हैं। जूट के रेशों को अलग करने में मुख्य रूप से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और स्पूडोमोनास जैसे एनारोबेरिक जीवाणु काम करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और स्यूडोमोनास जैसे एनारोबिक जीवाणु तने के पैक्टिन को गला देते हैं, जिससे रेशे ढीले होकर आसानी से अलग हो जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और स्यूडोमोनास जैसे एनारोबिक जीवाणु तने के पैक्टिन को गला देते हैं, जिससे रेशे ढीले होकर आसानी से अलग हो जाते हैं। चमड़े से बाल और वसा को हटाकर उसे नरम और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। चमड़े से बाल और वसा को हटाकर उसे नरम और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। टैनिंग प्रक्रिया में जीवाणुओं का उपयोग चमड़े की बैटिंग के लिए किया जाता है ताकि यह लचीला बन सके। टैनिंग प्रक्रिया में जीवाणुओं का उपयोग चमड़े की बैटिंग के लिए किया जाता है ताकि यह लचीला बन सके। चमड़े से बाल और वसा को हटाकर उसे नरम और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया में बेसिलस प्रजाति के साथ साथ अन्य सूक्ष्म जीवों का भी योगदान होता है। चमड़े से बाल और वसा को हटाकर उसे नरम और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया में बेसिलस प्रजाति के साथ साथ अन्य सूक्ष्म जीवों का भी योगदान होता है। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि
जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के बहुत सी जातियों द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किया जाता है। जीवाणु के बहुत सी जातियों द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रियाएं। जीवाणु के कौन कौन से प्रमुख हानिकारक क्रियाएं हैं? बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थों को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम आदि। बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थों को स्रावित कर खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनियम आदि। कुछ जीवाणु मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा कम हो जाती है। कुछ जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं, विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं, विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु पौधों में रोग फैलाते हैं। जीवाणु पौधों में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा पौधों में फैलते हैं। आलू का विल्ट रोग या शिथिल रोग। पौधों में आलू का विल्ट रोग या शिथिल रोग जीवाणु के कारण ही होता है। गन्ने में लाल धारी रोग जीवाणु के कारण ही होता है। गन्ने में लाल धारी का रोग जीवाणु के कारण ही होता है। चावल का अंगभारी रोग जीवाणु के कारण ही होता है। चावल का अंगमारी रोग। नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग। नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग जीवाणु के कारण ही होता है। सेब और नाशपाती का निर्जा रोग या अनिर्जा रोग। अनिर्जा रोग। सेब और नाशपाती का निर्जा रोग या अग्नि निर्जा रोग जीवाणु के कारण ही होता है। बंद गोभी का काला विलगन रोग। बंद गोभी का काला विलगन रोग जीवाणु के कारण ही होता है। गेहूं का विलगन रोग। गेहूं का विलगन रोग जीवाणु के कारण ही होता है। गेहूं का धुंध रोग, टुंडू डिजीज। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण ही होता है।
जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग। क्षय रोग या टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, हैजा, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोढ़। जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग कौन कौन सा है? क्षय रोग या टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, एंथ्रेक्स, डिप्थीरियम, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोढ़। ये सब जीवाणु से के कारण होने वाले मानव में रोग हैं। क्षय रोग या टीबी। क्षय रोग या टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। क्षय या टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा के कोशिका को नष्ट करने लगता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा के कोशिका को नष्ट करने लगता है। क्षय रोग या टीबी रोग के जीवाणु प्रायः रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। क्षय या टीबी रोग के जीवाणु प्रायः रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। क्षय या टीबी रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार क्षय रोग या टीबी रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। क्षय या टीबी रोग के जीवाणु क्षय या टीबी रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार टीबी या क्षय रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है। भारत की 10% जनसंख्या क्षय रोग या टीबी की चपेट में है तथा प्रति वर्ष 5% लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होता है। भारत की 10% जनसंख्या टीबी या क्षय रोग की चपेट में है तथा प्रति वर्ष 5% लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से करना होता है। क्षय रोग या टीबी का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। बैस्किल्स बैस्किल्स कैलमीट ज्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म बैस्किल्स कैलमेट ज्यूरिन। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टाइफाइड टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। टाइफी नामक बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड रोग बच्चों को प्रायः होता है। टाइफाइड रोग बच्चों को प्रायः होता है। टाइफाइड बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। टाइफाइड रोग बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द और तेज बुखार। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक रहता है। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद टीएबी टीका लगवानी चाहिए। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद टीएबी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवानी चाहिए। निमोनिया निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग में फेफड़ा में स्थित वायु कोशों में तरल या मवाद भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। निमोनिया रोग में फेफड़ों में स्थित वायु कोष्ठ में तरल या मवाद भर जाता है तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ज्वर, खांसी, सिर दर्द निमोनिया रोग के सामान्य लक्षण हैं। ज्वर, खांसी, सिर दर्द निमोनिया रोग के सामान्य लक्षण हैं। हैजा हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। हैजा रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा दस्त, उल्टी होते रहता है। हैजा रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा दस्त, उल्टी होते रहता है। हैजा रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। हैजा रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु का संक्रमण होने से
प्रारंभिक लक्षण हैं सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी आदि। बैसिलस बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी आदि। जर्मन थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु के पता लगाकर इसे प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच का यही बात जर्मन थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है। रॉबर्ट ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच का यही मत जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है। प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्म जीव। प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्म जीव। प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सीलिया, फ्लैजिला तथा कूड पाद पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सीलिया, फ्लैजिला तथा कूड पाद पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्टा के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्टा के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होता है। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक है। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक है। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। युगलीन हो गया, युगलीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, डोनेवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, एंट अमीबा जीन जिवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, अमीबा। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। कौन कौन सा? युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, डोनेवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, एंट अमीबा जीन जिवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई और अमीबा। तो ये सब परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। युगलिना। युगलिना एक कोशिकीय मुक्त जीवी जीव है।
युगलिना एक कोशिकीय मुक्त जीवी जीव हैं। युगलिना में प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं। युगलिना में प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं। युगलिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। युगलिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। युगलिना में पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे युगलिना प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। युगलिना में पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे युगलिना प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। युगलिना को पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। युगलिना को पौधों तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिसके कारण पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहते हैं। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिसके कारण पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को जीव प्लाज्मोडियम को का जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक की आवश्यकता होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है। दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है। दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती है। प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती है। जब प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त के आरबीसी में मेरोजोइट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगते हैं। जब प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त के आरबीसी में मेरोजोइट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफी बढ़ जाता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफी बढ़ जाता है। मलेरिया रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। मलेरिया रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। मलेरिया रोग का
मशहूर दवा मलेरिया रोग का मशहूर दवा है कुनैन, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया रोग का प्रमुख दवा है कुनैन, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटेमिसिया नामक पौधे से ऑर्टिथीरियर ऑर्टिथीर नामक पदार्थ निकाला है, जो कुनैन की तरह ही प्रभावी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटेमिसिया नामक पौधे से ऑर्टिथीर नामक पदार्थ निकाला है, जो कुनैन के तरह ही प्रभावी है। मलेरिया रोग का नाम मैंकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मलेरिया रोग का नाम मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। CLA लॉवेरान नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। CLA लॉवेरान नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए लॉरेन को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए लॉवेरान को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर रोनाल्ड रॉस, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया मलेरिया मलेरिया परजीवी के कारण होता है। सर रोनाल्ड रॉस, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया मलेरिया मलेरिया परजीवी के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के परजीवी के संचरण या मलेरिया के जीवन चक्र की खोज के कार्य हेतु 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के परजीवी के संचरण या मलेरिया के जीवन चक्र की खोज के कार्य हेतु 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी सैंड फ्लाई के माध्यम से ही होता है। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी द्वारा होता है। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी सैंड फ्लाई के माध्यम से ही होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। बालू मक्खी सैंड फ्लाई कम रोशनी और अंधेरी जगह पर ही रहता है। बालू मक्खी सैंड फ्लाई कम रोशनी और अंधेरी जगह पर ही रहता है। कालाजार के मुख्य लक्षण है 2 हफ्ते से ज्यादा समय बुखार, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना। कालाजार का मुख्य लक्षण है 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना। कालाजार रोग का उपचार उपलब्ध है। कालाजार रोग का उपचार उपलब्ध है। टिप्रेनोसोमा गैम्बियंस। टिप्रेनोसोमा
गैम्बियंस। टिप्रेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। टिप्रेनो टिप्रेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। टिप्रेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। स्लीपिंग सिकनेस रोग को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस रोग भी कहा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस रोग को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस रोग भी कहा जाता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा पहुंचता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा पहुंचता है। स्लीपिंग सिकनेस रोग का प्रारंभिक लक्षण देखने पर ही इसका उपचार नहीं हुआ तो प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है, तब यह रोग जानलेवा साबित होता है। स्लीपिंग सिकनेस रोग का प्रारंभिक लक्षण देखने पर ही इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है, तब यह रोग जानलेवा साबित होता है। एंट अमीबा जिनजिवेलिस एंट अमीबा जिनजिवेलिस एंट अमीबा जिनजिवेलिस अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा जिनजिवेलिस अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा जिनजिवेलिस के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। एंट अमीबा जिनजिवेलिस के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग पायरिया रोग में दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाता है। पायरिया रोग में दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाते हैं। पायरिया रोग दांतों का सामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है। पायरिया रोग दांतों का सामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के द्वारा मनुष्य में अमीबिया पेचिस रोग होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा मनुष्य में अमीबिया पेचिस रोग होता है। व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलना पेचिस रोग का सामान्य लक्षण है। व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलना पेचिस रोग का सामान्य लक्षण है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को
पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलते रहते हैं। एंट अमीबा स्टोलिटिका प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलते रहते हैं। पेचिश रोग का उपचार उपलब्ध है। पेचिश रोग का उपचार उपलब्ध है। पेचिश रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। पेचिश रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक हैं टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। एंट अमीबा कलाई, एंट अमीबा कलाई कोलाई, एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलन में उपस्थित रहता है। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलन में उपस्थित रहता है। मनुष्य की बड़ी आंत के मुख्य भाग, मनुष्य की बड़ी आंत के मुख्य भाग जिसे कोलन कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य की बड़ी आंत के मुख्य भाग को कोलन कहा जाता है। एंट अमीबा कोलाई मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाती है। एंट अमीबा कोलाई मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाती है। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ कोलन में पहुंचे अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ कोलन में पहुंचे अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। अमीबा, अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भरी भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूडपाद पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूडपाद पाए जाते हैं। सूडोपोडिया, ठीक है, अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूडपाद यानी सूडोपोडिया पाए जाते हैं। अमीबा कूडपाद का उपयोग भोजन ग्रहण करने में करता है। अमीबा कूडपाद का उपयोग भोजन ग्रहण करने में करता है। कवक जगत फंगी किंगडम। कवक जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा जाता है। कवक जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा जाता है। कवक में कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। कवक में कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना गया है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना गया है। कवक को कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। कवक में जीवों की तरह लाइकोजेन संचित भोजन के रूप में जमा रहते हैं। कवक में जीवों की तरह ग्लाइकोजेन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं।
कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं। इष्ट एक कोशिकीय कवक है। इष्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। कवक के शरीर का संरचना धागे के जाल समान होता है। इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल के समान होता है। इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे हाइफा कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर में से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। कवक हर जगह तथा सभी परिस्थिति में पाए जाते हैं। कवक हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर भी पाए जाते हैं जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं। ठीक है, कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। चट्टानों या पत्थरों की परत पर उगने वाले कवकों को सेक्सिकोल्स कवक कहा जाता है। चट्टानों पर या पत्थरों की सतह पर उगने वाले कवकों को सेक्सिकोल्स कहते हैं। कवक के लाभ। कवक के क्या क्या लाभ हैं? कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। रोमेरिया, केलेवेसिया, एगेरिकस कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। रोमेरिया, कलेवेसिया, एगोरिकस कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम की को हिंदी में खाद्य छत्रक या खाद्य वस्त्रक भी कहा जाता है। मशरूम को हिंदी में खाद्य छत्रक या खाद्य वस्त्रक भी कहा जाता है। खाद्य छत्रक या खाद्य वस्त्रक नाम मशरूम की छाते जैसी आकृति के कारण पड़ा है। मशरूम का खाद्य छत्रक या खा, खाद्य वस्त्रक नाम मशरूम की छाते जैसे आकृति के कारण पड़ा है। इष्ट कवक प्रजाति सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में काम किया जाता है। इष्ट कवक की प्रजाति सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया कवक से इगोट प्राप्त होता है जिससे नशीले ड्रग्स तैयार होते हैं। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया कवक से एर्गोट प्राप्त होता है जिससे
नशीले ड्रग्स तैयार होते हैं। प्रथम प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलिया नोटेटम कवक से हुआ था। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम कवक से हुआ था। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अवघटक की भूमिका अदा करते हैं। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अवघटक की भूमिका अदा करते हैं। कवक में से हानि, कवक की क्या क्या हानि है? कवक से अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विभ्रमी पदार्थ एलएसडी, कवक से विभ्रमी पदार्थ एलएसडी प्राप्त होता है। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, कवक से विभ्रमी पदार्थ एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड प्राप्त होता है। कवक पौधों में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक पौधों में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक द्वारा पौधों में होने वाला रोग कौन कौन सा है? आलू का लेट ब्लाइट रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। आलू का लेट ब्लाइट रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग साइकोस्पोरा पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग साइकोस्पोरा पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कोलेटोट्रिचम फाइलकेटम नामक कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कोलेटोट्रिचम फाइलकेटम नामक कवक के कारण होता है। चने का विल्ट रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होता है। चने का विल्ट रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होता है। बाजरे का ऑगर्ट रोग मुख्य रूप से क्लेविसेप्स फ्यूजीफोर्सिस नामक कवक के कारण होता है। बाजरे का ऑर्गट रोग मुख्य रूप से क्लेविसेप्स फ्यूजीफोर्मिस नामक कवक के कारण होता है। धान का प्रखम्बस रोग ब्लास्ट ऑफ राइस पायरिकुलरिया ओराइजी नामक कवक के कारण होता है। धान का प्रखम्बस रोग ब्लास्ट ऑफ राइस पायरिकुलरिया ओराइजी नामक कवक के कारण होता है। आलू का अंगभारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। आलू का अंगभारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू अनसिनुला नेकेटर नामक कवक के कारण होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू अनसिनुला नेकेटर नामक कवक के कारण होता है। गेहूं का लाल पैक्सिनिया, गेहूं का लाल रस्ट
पैक्सिनिया रिकांडिटा नामक कवक के कारण होता है। गेहूं का लाल रस्ट पैक्सिनिया रिकांडिटा नामक कवक के कारण होता है। सरसों का सफेद फिट रोग एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। सरसों का सफेद फिट रोग एल एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। कवक द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग। एथलीट ट्राइकोफाइटॉन कवक से। एथलीट फुट जो रोग होता है वो ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है। खाज सरकोप्टस स्कैबीज कवक से होता है। खाज नामक रोग सरकोप्टस स्कैबीज कवक से होता है। दाद ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है। दाद मनुष्य में होने वाला दाद रोग ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है। गंजापन टीनिया कैपेटिस कवक से। मनुष्य में होने वाला गंजापन रोग टीनिया कैपेटिस कवक से होता है। फेफड़े का रोग एस्परजिलेसिस। फेफड़े का रोग एस्परजिलेसिस के कारण होता